लगातार सुर्खियों में बना है। अभी तक मंदिर, मस्जिद और बावड़ी को लेकर चर्चाओं का दौर था, लेकिन अब विवादों का सेंटर पॉइंट बन गई है सत्यव्रत पुलिस चौकी। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसी को लेकर प्रशासन के सामने दस्तावेज भी पेश किए गए थे, लेकिन उन दस्तावेजों की जांच के बाद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये तय किया जा सके कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले। हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है और उन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी, उसका वर्णन नहीं है। तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेजों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएं, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में हिंदू पक्ष की ओर से भी आवेदन आया है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दस्तावेज पेश किए गए। प्रशासन का कहना है कि पुलिस चौकी की जमीन से जुड़े विवाद को लेकर किसी भी तरह की पड़ताल के लिए प्रशासन तैयार है। हिंदू पक्ष की ओर से भी एक आवेदन आया है और दूसरे पक्ष की ओर से कोई आवेदन तो नहीं आया, किंतु दस्तावेज आए थे। तो उनका जो परीक्षण किया गया, उनके सत्यापन में ऐसा कुछ मिला नहीं और न ही उनका कोई टाइटल उसमें बन रहा था। हमने 2 लोगों की टीम बनाई है और दोनों की टीम मिल करके जांच कर रही है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। इस मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करके मामले को हवा दे दी। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पॉलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना। हमारे पास ऐसा कोई भी तथ्य या प्रमाण नहीं है। यदि कोई भी लेके आता है तो हम उसका परीक्षण करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विवादों की इस तपिश के बीच संगीनों के साए में तेजी से पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल की सुरक्षा से जुड़ी ये तैयारियां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब 24 नवंबर 2024 को शहर एक ऐसी हिंसा का गवाह बन चुका है जिसने इतिहास के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। तो संभल में बावड़ी के अंदर खुदाई रोक दी गई। बावड़ी के अंदर कुएं से गैस निकलने के बाद ASI ने खुदाई को रुकवा दिया। मजदूरों की शिकायत के बाद खुदाई को रोका गया है। सैकड़ों साल से बंद कुएं में गैस बनने की आशंका जताई जा रही है। ये जो है धुआं के वजह से जो बंद कर दिया हुआ है। कोई गैस से पीड़ित हुई? हाँ जी। ASI की टीम भी आई थी, क्या कह के गई थी? वो ये रुकवा गई थी, बोले इतना ही रहने दो क्योंकि ये बाद में जो है इस चीज को करें। अरे कितने दिन से आपकी यहाँ लेबर जो काम कर रही है? यहाँ जो है 13वां दिन है। कितनी लेबर होगी आपकी? मेरी जो लेबर 12-13 लेबर चल रही है। इसकी वजह थोड़ा सा जो अंदर से प्रतीत हो रहा है, धुआं निकलता हुआ, जो इसके अंदर की भूमि में मट्टी जमी हुई है उसकी गैस महसूस हो रही है और स्टाफ इस वजह से थोड़ा सा कार्य करने में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी स्टाफ काम नहीं कर पा रहा है और इसको प्लानिंग के तहत काम किया जाएगा। होटल के कमरे में मोहम्मद अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। हैरत की बात ये रही कि इस दौरान आरोपी अरशद वहीं पर मौजूद था जबकि उसका पिता फरार है। लखनऊ में घटी इस वारदात से आगरा तक हड़कंप मचा है क्योंकि अरशद ने पड़ोसियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। अरशद ने अपने परिवार की हत्या क्यों की है, इसके कबूलनामे का वीडियो भी सामने आ चुका है।
4 बहनों की हत्या, फिर मां का कत्ल। पिता संग मिलकर बेटे ने बहाया अपनों का खून। बस्ती वालों को बताया वारदात का जिम्मेदार। आगरा से आया लखनऊ, बारी बारी से मार डाला। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। बस्ती वालों से तंग आकर मैंने ये गुनाह किया है। हमारा घर छीन लिया गया। मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो बस्ती वाले हैं। ये बात कहने से पहले अरशद ने अपनी 4 बहनों और मां को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात ने सिर्फ लखनऊ को ही नहीं बल्कि आगरा में भी सनसनी मचाई है, क्योंकि अरशद आगरा का ही रहने वाला था जिसने पूरे परिवार का कत्ल किया। इस सब चीजों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है। भगवान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। इस वारदात को अंजाम अरशद ने आगरा से लखनऊ आकर एक होटल में दिया, जहां पूरे परिवार को लेकर वो आया था। बस्ती वालों को जिम्मेदार ठहराते हुए अरशद ने कई बस्ती वालों का नाम लिखा है। इस सब चीजों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है। भगवान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। 5 लोगों की हत्या करने में अरशद के पिता का भी हाथ है। पिता के साथ मिलकर अरशद ने बहनों और मां की हत्या की। ये कोई और नहीं बल्कि खुद अरशद ने बताया है। लेकिन इस घटना के पीछे की असली वजह क्या है? 6 मिनट से ज्यादा के वीडियो में अरशद बस्ती वालों को ही कोस रहा है और जिम्मेदार बता रहा है। वो पूरी बस्ती है और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर। आरोपी अरशद का कहना है कि ये लोग बहुत बड़ा भूमाफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि किसी झूठे इल्जाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में बिकवाना। एक शख्स हमारे घर के सामने रहता है, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना चाहते थे। हम ये नहीं चाहते थे, इसीलिए मजबूरन हमें अपनी बहनों का गला दबाकर और हाथ की नस काटकर मारना पड़ा। ये लोग बहुत बड़ा भूमाफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्जाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़के सप्लाई करता है। एक सामने घर के सामने वाला उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। बताया जा रहा है कि लखनऊ हत्याकांड के आरोपी अरशद आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया का निवासी है। 30 दिसंबर को परिवार को लेकर लखनऊ पहुंचा था। परिवार लखनऊ के 4 बाग नाका इलाके के होटल शरणजीत के कमरा नंबर 109 में ठहरा था। इसी कमरे में अरशद ने बहनों और मां की हत्या की है। किसी के हाथ की नस काट दिया है तो किसी का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया है। होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अरशद अपने बनाए वीडियो में लगातार पड़ोसियों को कोसता नजर आ रहा है, तो वहीं ऐसे आरोपों से पड़ोसी इनकार कर रहे हैं। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन,
मजबूरी में अपनी बहनों को मैं ज्वेला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। अरशद के पिता बदर और खुद अरशद आए दिन घर में महिलाओं से मारपीट करते थे। ये दावा पड़ोसी कर रहे हैं। अरशद के पड़ोसियों का कहना है कि अरशद और बदर आए दिन घर की महिलाओं के साथ मारपीट करते थे। कई बार वो खुद समझाने के लिए गए तो उनसे भी लड़ने लगे। मोहल्ला बस्ती में ना तो किसी के यहाँ जाना आना था, ना मतलब वो ब्याह शादी में, ना मौत जिंदगी में से कोई मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मोहल्ला बस्ती के कंजर हैं, पलाना है, दिमागा है, ये बात वो कहता था। तो मैं सब कंजर है तो यहाँ कंजरों में क्यों रह रहा है? तू जहाँ तेरे रिश्तेदार हूँ, भाई बिरादर हूँ, वहाँ रहने जा। तो कह रहा कि मैं चले जाऊंगा, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं मकान बेचूंगा जब जाऊंगा मैं। अरशद ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। हमेशा घर में लड़ाई होती थी तो अरशद का दावा है कि पड़ोसी वाले ही इस वारदात के जिम्मेदार हैं। हालांकि सच क्या है ये आगे की जांच में पता चलेगा। पुलिस ने आरोपी अरशद को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पिता बदर फरार है। जल्द ही गिरफ्तारी करने की कोशिश भी जारी है। साफ कहना है पड़ोसियों के साथ भी स्वभाव उन दोनों का ठीक नहीं था। मारपीट घर पे करते थे और महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को बंधक बनाकर रखते थे। कई बार इस मामले को लेकर पड़ोसियों ने भी बात करना चाहिए, लेकिन पड़ोसियों को भी उन्होंने चुप कर दिया। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। देश भर में भीषण ठंड का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है। राजधानी दिल्ली, लखनऊ, पटना और भोपाल सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड का असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो सकती है, जो ठंड को और ज्यादा बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, घर से निकलने में परहेज भी कर रहे हैं। तो मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ चुकी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और इसका सीधा असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में धुंध कोहरा छाने लगा है। दूसरी तरफ शीतलहर चलने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और इसके लिहाज से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह है और इसके साथ साथ गर्म कपड़े पहनकर ही घर से निकलने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। काफी ठंड है कि 2 दिन इस महीना के जनवरी के दूसरा दिन है आज। काफी ठंड है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? भैया नौकरी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की, और भैया घर जा रहे हैं। चलने फिरने में काफी ठंड है भैया। अलाव का सहारा ले रहे होंगे? अलाव तो कहाँ, वैसे ही थोड़ा बहुत हीटर, हाँ हीटर फीटर थोड़ा मिल जाए। तेज हवाएं भी चल रही है? काफी हवा तेज चल रही है। उधर जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप बर्फबारी के बाद से गुलजार है। बर्फबारी होने से सैलानी बड़ी तादाद में यहां पहुंचने लगे। जमकर वो आनंद उठा रहे हैं बर्फबारी का। बर्फबारी को देखकर जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं झूमने लगे तो पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर कारोबारियों की भी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि वो बेहद ज्यादा खुश है। बर्फबारी से पहाड़ों का मौसम पूरी तरीके से बदल गया। ऊंचाई वाले इलाके पूरी तरीके से बर्फ के आगोश में समा चुके हैं। वहीं शीतलहर भी चुनौती बनी हुई है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से कांप कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। जमी हुई डल झील और भारी बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। गुलमर्ग में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कठिन हालातों के बीच बड़ी संख्या में देश भर से सैलानी पहुंच रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी यही हाल है। हर तरफ पहाड़ों पर बर्फ गिरी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, डोडा, गुलमर्ग और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चंबा और मनाली में अच्छी बर्फबारी हुई है। अनंतनाग में भी भारी बर्फबारी से कई जगहों पर तो सड़कें ही गायब हो चुकी हैं। घर तो पूरी तरह से बर्फ में ढक चुके हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोग अपने घरों से बर्फ हटाने के काम में लगे हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई हैं।
गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ चुकी है। कई कारें तो बर्फ में पूरी तरह से दब गई हैं। सड़कों पर घुटनों तक बर्फ जमी हुई है। जेसीबी मशीन से प्रशासन बर्फ हटाने के काम में जुटा है। गुलमर्ग इस समय बर्फबारी के बाद से गुलजार है और बड़ी तादाद में सैलानी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। भारी बर्फबारी से वादियां चांदी जैसी चमक रही हैं। पहाड़ों के अलावा पेड़ और मकान भी बर्फ से लदे हुए हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई है। जम्मू कश्मीर के बाकी जिलों का हाल भी कुछ अलग नहीं। सोनमर्ग में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सैलानी भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, जमकर बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा। अभी तक जितने भी एक्सपीरियंस है सारे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मूवमेंट, एक से एक एंजॉय करे हम। बाकी सब फेल, ये पास हो गया। पास क्या, फुल मार्क्स से पास है, फुल मार्क्स से। कश्मीर सच में जन्नत है। इट्स रियली हेवन ऑन अर्थ। तो कह रहे हैं कश्मीर सच में जन्नत है और इस जन्नत का नजारा करने के लिए यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे प्रदूषण नहीं है। यहाँ पे अगर आप दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सब कुछ दिखता है। खाली धुंध ना हो, सर्दी की वजह से धुंध जरूर होती है, लेकिन यहाँ पे प्रदूषण नहीं है। यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तो माहौल और बेहतर हो जाता है, माहौल और क्लियर हो जाता है। तो ये नजारा है आजकल कश्मीर का। बड़ा खूबसूरत है ये नजारा यहाँ का कश्मीर। कहाँ से आए आप? हम पुणे से आए, महाराष्ट्र। और यहाँ जब आपने हर तरफ से बर्फ ही बर्फ देखी तो क्या मन में आया? बस जन्नत जैसा लग रहा है। यहाँ जगह ही ऐसी है कि हर किसी को यहाँ पे जन्नत लग रहा है। और आप कश्मीर में बर्फबारी का मौसम आगे भी जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी अब एंट्री कर चुके हैं। शैव परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई हुई तो पूरा शहर झूम उठा है। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज का महीना आ चुका है। अब से 12 दिन बाद महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। 13 जनवरी से संगम स्नान का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ में अखाड़ों में नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया है। अखाड़ा नगर में बसाई गई अखाड़े की छावनी में लगातार अखाड़े की छावनी प्रवेश हो रहा है। इसी कड़ी में शैव परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। कि श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा दशनाम नागा सन्यासी के जो रमता पंच है वो इस शोभा यात्रा में सबसे आगे चल रहे हैं। और जो नागा सन्यासी है वो घोड़ों पर सवार है, बैंड बाजे के साथ, पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तमाम जो यहाँ पर सन्यासी परंपरा के लोग हैं वो यहाँ पर आगे आगे चल रहे हैं। वहीं अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिले। अटल अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बख्शी बांध स्थित आश्रम से शुरू होकर दारागंज की गलियों से होती हुई महाकुंभ छावनी में प्रवेश कर गई। नए साल में हमारी जो है छावनी प्रवेश हो रहा है, उसके बाद में जो है शाही स्नान करेंगे। सभी लोग जो है यहाँ आए, सबसे जो है पूरे सनातन धर्म बंदियों से मेरा अनुरोध है कि सब जो है महाकुंभ में पधारे। छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा शान से फहरा रही थी। इसके बाद अखाड़े के आराध्य भगवान गजानन की पालकी ट्रैक्टर पर बने रथ पर सवार थी, जिसका लोग दर्शन कर रहे थे। इसके ठीक पीछे अखाड़े के नागा साधु घोड़े पर सवार होकर और पैदल चलते हुए अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते, जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके पीछे जम्मू कश्मीर से आए हुए 200 से ज्यादा वेद पाठी हाथों में भगवा झंडा लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल थे। ये सभी वेद पाठी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। पेशवाई में दर्जनों बैंड पार्टियां भक्ति गीतों की धुन पेश कर रही हैं। अखाड़े के महामंडलेश्वर और संत महात्मा शाही रथों पर रखे चांदी के सिंहासन पर छत्र छड़ी और चंबर के साथ विराजमान थे।
अखाड़े के संत महात्मा शाही रथों पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जो योगी सरकार की महाकुंभ को लेकर तैयारियां हैं, उसको भी लेकर यहाँ पर जो साधु संत हैं, जो अखाड़े के महंत हैं, महंत बलराम भारती, वो बेहतर बता रहे हैं। अब छावनी में प्रवेश के बाद तमाम जो नागा सन्यासी हैं वहीं पर धुनी रमाएंगे, भक्तों को, श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। तो लगातार तमाम अखाड़ों की इसी तरह से शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। दिल्ली में पोस्टर वार के बाद अब चिट्ठी वाला प्रहार है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी जिस पर सियासी बवाल मचा है। केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिख उनसे कई सवाल पूछे। बीजेपी ने इस पर प्रहार किया और केजरीवाल को चिट्ठी लिख उन्हें 5 सुझाव दे दिए। क्या है केजरीवाल के सवाल और क्या है बीजेपी के सुझाव, देखिए रिपोर्ट में। पहले पोस्टर वॉर, अब चिट्ठी वाला प्रहार। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी। मोहन भागवत के नाम केजरीवाल की चिट्ठी। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। केजरीवाल की चिट्ठी बम पर बीजेपी का तीखा जवाब। अरविंद केजरीवाल ये संकल्प लें कि आज नए वर्ष से वो अपने बच्चों की झूठी कसम खाना बंद करें। जैसे सवाल, ये सवाल निश्चित ही चुनाव में आपके सामने आने वाले हैं। दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। पहले पोस्टर वॉर, अब चिट्ठी वाला प्रहार। केजरीवाल के पुजारियों ग्रंथियों को सैलरी के ऐलान करने के बाद बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, तो आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का एक और पोस्टर जारी किया और बीजेपी को ओपन चैलेंज दे दिया कि वो उन राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों की सैलरी दिखाएं जहां उनकी सरकार है। इसके बाद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने मोहन भागवत से 4 बड़े सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, बीजेपी ने हाल में कई गलतियां की, क्या संघ उनका समर्थन करता है? दूसरा, बीजेपी नेता चुनाव में खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करता है? तीसरा, बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वाले लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या ये जनतंत्र के लिए सही है? चौथा, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह जनतंत्र को कमजोर कर रही है? केजरीवाल की इस चिट्ठी के बाद बीजेपी ने उन पर कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब से केजरीवाल ने पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान किया है, तब से बीजेपी उनके पीछे पड़ी है। आज भारत की राजनीति में अविश्वसनीयता का प्रमाण केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी है। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। जिन्होंने दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 3 लाख सीसीटीवी के कैमरे लगाए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए, 250 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ाए, आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। और सब कुछ के बावजूद जिन्होंने दिल्ली के बजट को मुनाफे में डाला, आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, इनके ऊपर लोग हंसेंगे। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आज जरूरत थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा करने वाले केजरीवाल जी, जो पिछले 5 साल पहले सर्टिफिकेट बांटते घूमते थे, क्या आज उनको उनकी चिंता नहीं है कि उनके जब मकान टूटते हैं, पिछले कुछ सालों में लगातार
चाहे वो डीडीए हो, चाहे उसमें एलजी हो, या आम आदमी पार्टी का रोल उसमें जिस तरीके का रहा, वो दिल्ली की जनता देख रही है। और जैसे सवाल निश्चित ही चुनाव में आपके सामने आने वाले हैं। उधर केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा ने भी केजरीवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल से नए साल पर 5 संकल्प लेने का सुझाव दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए साल में केजरीवाल झूठ बोलना बंद कर दें। दिल्ली की जनता से झूठे वादे नहीं करेंगे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सूबे के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का नतीजा 0। डेली नए प्लान, सब रहे नाकाम। प्लान बी ने भी तोड़ा दम। 23 दिसंबर को बोरवेल में गिरी थी चेतना। 10वें दिन सूबे का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन 3 साल की मासूम को सही सलामत निकालने की कोशिश नाकाम रही। ये जो बोरवेल था जहाँ बच्ची फंसी हुई थी, उसी जगह से वो बोरवेल टिल्ट था थोड़ा। इसकी वजह से जैसे बच्ची सीधा ही कहीं जाते जाते एकदम बोरवेल टिल्ट हुआ और वही वो फंस गई। उसके साथ में जो मिट्टी आई, इसमें और कोई भी नहीं, सिर्फ मिट्टी के कंकड़, गीली मिट्टी के साथ, और उसके जो कपड़े थे वही फंसे हुए थे। अंगुली से धीरे धीरे हमने मिट्टी को चारों तरफ से हटाते गए और धीरे धीरे हमने अपनी गोद में अपनी बहन को, अपनी बिटिया को लेके आए। 3 साल की हंसती खेलती चेतना डेड बॉडी की शक्ल में बोरवेल से बाहर आई। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेतना को मृत घोषित कर दिया। चेतना को निकालने की 5 से ज्यादा कोशिशें नाकाम साबित हुई। 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे 3 साल की मासूम चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए निकली थी। पास में ही उसके पिता बोरवेल से पाइप निकलवा रहे थे। चाय पीना कितना महंगा पड़ सकता है, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो चाय पीने के लिए अपने घर पहुंचे, पीछे से चेतना बोरवेल में गिर गई। 23 दिसंबर दोपहर 1:50 पर कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र में बड़ियाली ढाणी में चेतना बोरवेल में गिरी। दोपहर 2 बजे परिजनों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। शाम 5:15 बजे एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शाम 6 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची। रात 8:45 पर देसी जुगाड़ एक्सपर्ट्स जगराम एंड टीम पहुंची। डेली नए प्लान